दी बिगर FII DII, ये जो बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के, इंडिया के भी म्यूचुअल फंड हाउसेस, ये जो पैसा लगाते हैं, हजारों करोड़ों रुपए लगाते हैं एक ट्रेड में और हर तरह की ट्रेडिंग करते हैं। कहते हैं ना कि मछली फंसाने के लिए कांटा फेंकना पड़ता है, ये कांटा फेंका जाता है। बट अगर मैं एक बड़ी रॉ तरीके से बात करूं तो उनको मैनिपुलेट या उनको ऑपरेट करना थोड़ा आसान होता है। बिल्कुल सर, स्मॉल कैप को बहुत आसान हो जाता है मैनिपुलेट करना। ब्रेकआउट होता नहीं है, ब्रेकआउट करवाया जाता है। रिटेन ट्रेडर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा, यहाँ पर वो देखेगा कि ग्राफ नीचे गिर रहा है, चार्ट नीचे गिर रहा है, मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ हो जाएगा। इंस्टीट्यूशंस को चाहिए सस्ता, महंगा वो क्यों खरीदेंगे। अब इंस्टीट्यूशन ने सस्ता तो खरीद लिया, लेकिन अब उसको प्राइस को ऊपर लेके जाना है, तो वो कैसे लेके जाएगा, वो रिटेल ट्रेडर्स को बुलाएगा। मैं 5वें दिन पे कैसे एंटिसिपेट करूं कि मैं कुछ दिन और रुकूंगा अगर, तो इंस्टीट्यूशन इसको फिर ऊपर लेके जाएगा। जो स्टॉक पाठशाला को ज्वाइन करते हैं, जो देख रहे हैं स्टॉक पाठशाला को, तो इस तरीके से हम चीज़ों को सिखाते हैं। वेलकम कुलविंदर अगेन। आज का टॉपिक तुमने अभी जब बताया मेरे को कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस कैसे सोचते हैं, चार्ट पैटर्न्स को लेके, हमें रिटेल को लेके कैसे सोचना चाहिए। तो बहुत बातें करते हैं, बट दी बिगर FII DII, ये जो बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के, इंडिया के भी म्यूचुअल फंड हाउसेस, ये जो पैसा लगाते हैं, हजारों करोड़ों रुपए लगाते हैं एक ट्रेड में और हर तरह की ट्रेडिंग करते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कि उनकी सोच क्या होती है इसी चार्ट को लेके, और रिटेल से वो डिफरेंट कैसे है, रिटेल क्या सीख सकता है उस सोच से। बिल्कुल प्रैक्टिकली हम चीज़ों को समझेंगे और उसको चार्ट्स में भी हम देखेंगे कि चार्ट्स हमारे क्या कहते हैं। हमें चार्ट्स ही बता देता है कि इंस्टीट्यूशन क्या कह रहा है और रिटेल ट्रेडर क्या कह रहा है। ओके, इस आर्ट को थोड़ा समझने की, प्रैक्टिकल ग्राफ पे समझने की कोशिश करते हैं फिर। कुलविंदर, लेट्स डाइव डीप इनटू इट। यहाँ पर भी आपके सामने एक चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। ये एक स्टॉक है पोकर्ना, जिसका नाम है पोकर्ना। अगर हम इसका टाइम फ्रेम देखें तो ये वीकली का टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को फिलहाल ओपन किया हुआ है। अच्छा, अब हम कहेंगे कि वीकली में या मंथली में हम इस चीज़ों को अगर हम इंस्टीट्यूशंस को समझना चाहते हैं, अगर हम इंस्टीट्यूशनल के स्टेप्स को देखना चाहते हैं, तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस 2 दिन 5 दिन के लिए नहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करते। वो इन्वेस्ट करते हैं एक अच्छे रिटर्न्स के लिए, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के ऊपर कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी क्या कर रही है। तो हमको भी उनको समझने के लिए पहले तो टाइम फ्रेम में बड़ा जाना पड़ेगा, ताकि हम उसकी चीज़ों को समझ सकें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लोअर हाइज बन रहे हैं, बार बार यहाँ पर लोअर हाइज बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा अच्छा, हाँ, ओके है ना, बार यहाँ पर लोअर हाइज बन रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सेलिंग हो रही है बहुत टाइम से। कितने टाइम से सेलिंग हो रही है? लास्ट ये जनवरी 22 से स्टार्ट हुआ और हम देख सकते हैं कि अप्रैल 23 तक ये सेलिंग चल रही है। अब अगर इस चार्ट को हम ध्यान से देखें तो कौन रिटेल ट्रेडर सेलिंग पे खरीदना चाहेगा? अगर यहाँ पर मैं आपसे कहूँ या मैं किसी से भी कहूँ कि देखो, अगर डाउ थ्योरी के हिसाब से भी हम देखें तो लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर हाइज बन रहे हैं। यहाँ पर कौन खरीदना चाहेगा? यहाँ पर कोई भी रिटेल ट्रेडर एंट्री नहीं करना चाह रहा है। और इंस्टीट्यूशन यहाँ पर क्या कर रहा है? इंस्टीट्यूशन यहाँ पे जो उसने बाइंग करी हुई है, सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने बाइंग कहाँ करी। अब मान लीजिए इंस्टीट्यूशन ने कहीं यहाँ पर बाइंग करी, इस एरिया पे। अब यहाँ पर वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, इस एरिया पे उसने बेचा। फिर उसने क्या करा? उसने चार्ट को फिर वो इस ऐसे एरिया पे लेके गया जहाँ पर रिटेल ट्रेडर एंट्री करे। क्यों? अब अगर हम चीज़ों को समझें, स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट है स्टॉक्स को खरीदना और स्टॉक्स को बेचना। मैं अगर 10 लाख शेयर्स अपने बेचना चाहता हूँ, तो मेरे को 10 लाख लोग भी तो चाहिए उसको खरीदने के लिए। हाँ, मतलब कुछ लाख लोग तो चाहिए, कुछ लाख तो लोग चाहिए एटलीस्ट मेरे को, कि मेरे शेयर्स को वो खरीद सकें। तो सबसे पहले वो क्या करता है? वो ऐसी सिचुएशन बनाता है इंस्टीट्यूशन कि आप एक रिटेल ट्रेडर वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चालू करें। ठीक है, अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर भी अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर कई ट्रेंड लाइन बनी होगी जिसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर वो क्या करता है? फिर चीज़ों को थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, उसके बाद फिर अपना पैसा यहाँ पर निकालता है। इस तरीके से वो अपना पूरा पैसा एग्जिट कर लेता है। मतलब एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि मछली फंसाने के लिए कांटा फेंकना पड़ता है, तो मोर और लेस ये कांटा फेंका जाता है। इतनी पावर होती है क्या इंस्टीट्यूशन में कि पूरा का पूरा ट्रेंड, ये स्टॉक उस हिसाब से चुनते हैं ये लोग कि वो उसको मूव आराम से कर पाएँ, या क्योंकि बड़ा स्टॉक उठाएंगे अगर HDFC रिलायंस, तो उसको तो हिला नहीं पाएंगे ये लोग? सर, उसको हिलाना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बहुत से मेजर इंस्टीट्यूशन स्मॉल कैप और मिड कैप में प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि एक कंपनी में भी ग्रोथ का एक अवेलेबल है पूरा सिनेरियो कुछ सालों का। अगर हम HDFC की बात करें तो HDFC पहले ही कितना बड़ा बैंक बन चुका है
कि अब उसकी ग्रोथ अब बहुत स्लो हो सकती है, एक पेस रुक सकता है उसका। लेकिन जो स्मॉल कैप कंपनीज है, जो मिड कैप कंपनीज हैं, उनकी ग्रोथ को, अगर वो उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अगर वो फ्यूचर अच्छा अपना करना चाहती है, तो उसकी ग्रोथ मल्टीप्लायर रेशियो में बढ़ेगी आगे। इंस्टीट्यूशन भी ये देखता है कि मेरा पैसा जल्दी डबल हो। बट अगर मैं एक बड़ी रॉ तरीके से बात करूं तो उनको मैनिपुलेट या उनको ऑपरेट करना थोड़ा आसान होता है, स्पेशली स्मॉल कैप। बिल्कुल सर, स्मॉल कैप को बहुत आसान हो जाता है मैनिपुलेट करना एक बड़े प्लेयर के। ओके, फेयर। अब जैसे हम बात करते हैं, अब देखिए चार्ट यहाँ पर, फिर यहाँ पर नीचे आ गया, इसके बाद देखिए आप, फिर ये यहाँ पर आके रुका चार्ट, है ना। कितनी परसेंट का मूवमेंट यहाँ पर दिया, अगर हम एक मूव की बात करें यहाँ से, तो एक बार परसेंटेज में भी इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो इस एरिया तक, यहाँ से इस एरिया तक मेरा करीब 200% का मूवमेंट। अब यहाँ पर मैं रिटेल ट्रेडर की बात करता हूँ। रिटेल ट्रेडर क्या करेगा? रिटेल ट्रेडर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा यहाँ पर, ठीक है। वो ये देखेगा कि ग्राफ नीचे गिर रहा है, चार्ट नीचे गिर रहा है, तो मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ हो जाएगा। अब वो सेलिंग की तरफ जाएगा। जब यहाँ पर वो सब सेलिंग कर रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर खरीद कौन रहा है। इंस्टीट्यूशंस को चाहिए सस्ता, महंगा वो क्यों खरीदेंगे? अगर हम एक बिजनेस की बात करें तो हमको क्या करना है? सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है, तभी तो हमें प्रॉफिट बनेगा। मैं अगर चीज़ ही महंगी खरीद रहा हूँ तो कितना महंगा मैं उसको बेच सकता हूँ? तो इसलिए वो सस्ता खरीदना चाहते हैं। तो अब उन्होंने देखा कि यहाँ पर प्राइस सस्ता है, यहाँ पर उन्होंने अपनी बाइंग स्टार्ट करी, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बाइंग स्टार्ट करी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है। अगर यहाँ पे मैं ध्यान से दिखाऊं, यहाँ पर एक इस कैंडल के थ्रू एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ। तो रिटेल ट्रेडर क्या करेगा? इस ट्रेंड लाइन पे एंट्री करेगा। अब उस ट्रेंड लाइन पे जब वो एंट्री करेगा तो वो ये देखेगा कि मेरे को शायद ऊपर जाना चाहिए चार्ट, मेरे को प्रॉफिट हो। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशन दो तरीके से काम करता है। एक इंस्टीट्यूशन काम करता है कि वो रिटेल ट्रेडर को निकालने का काम करता है। दूसरा इंस्टीट्यूशन काम करता है रिटेल ट्रेडर्स को बुलाने का। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि अगर उसको प्राइस सस्ता करना है तो उसको रिटेल ट्रेडर्स को निकालना पड़ेगा ताकि सेलिंग आए और प्राइस सस्ता हो, ठीक है। अब यहाँ पर यही हुआ कि रिटेल ट्रेडर्स को सबको एग्जिट करा और खुद यहाँ पर भर के क्वांटिटीज उसने बाइंग करनी स्टार्ट करी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो करीब अप्रैल से लेके 21 अगस्त 23 तक 3 से 4 महीने चार्ट एक जगह ही रुका रहा। तो एक रिटेल ट्रेडर की यहाँ पे साइकोलॉजी क्या कहेगी? वो ये कहेगी कि मैंने बाइंग तो कर ली है, चार्ट इतना टाइम से रुका हुआ है, मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट है। अब चार्ट या तो नीचे की तरफ जा सकता है ग्राफ, क्योंकि जिसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं लोअर हाइज बनाता हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ से वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो लेकिन अगर हम इंस्टीट्यूशंस को समझते हैं और उनको हमें पता है, तो हमें पता है यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे की तरफ आने के चांसेस बहुत कम है। तो ये मूवमेंट हमको कैप्चर कैसे करनी है? अगर हम मान लीजिए, अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर चल के देखते हैं, मान लीजिए हम इसको 1 आवर पे जाके देखते हैं, तो एक बेसिक सी चीज़ होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको हर रिटेल ट्रेडर यूज़ करता है और हर एक इंस्टीट्यूशन ट्रेडर भी उसको यूज़ करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब रिटेल ट्रेडर उसको कैसे यूज़ करता है? रिटेल ट्रेडर उसको इसलिए यूज़ करता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक सपोर्ट बन रही है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा चार्ट कर लें प्रॉपर सपोर्ट देखने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक सपोर्ट बन रही है, तो वो यहाँ पर तब बाइंग करेगा जब ये सपोर्ट ब्रेक होगी, या ये रेजिस्टेंस बन रही है तो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तब वो बाइंग करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है मान लीजिए इस तरीके से, तो यहाँ पर जब कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगी तब वो सेलिंग करेगा, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन ने सस्ता तो खरीद लिया, लेकिन अब उसको प्राइस को ऊपर लेके जाना है, तो वो कैसे लेके जाएगा? वो रिटेल ट्रेडर्स को बुलाएगा। वो क्या करेगा? यहाँ पर आप कैंडल देखिए कितनी परसेंट की मूवमेंट है एक दिन में, 6 से 7% की मूवमेंट है। अगर हम इसको आर्ली में अगर हम देख लेंगे तो ये करीब आपको आर्ली में बहुत बड़ी कैंडल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पर आर्ली में आप देखते हैं, वहाँ पे देखिए आप कितनी बड़ी कैंडल्स यहाँ पर सिंगल कैंडल्स आपको दिख रही हैं। तो इतनी बड़ी कैंडल्स एक रिटेल ट्रेडर तो जेन्युइनली नहीं बना पाएगा। बहुत एक्साइटिंग है, और वैसे बहुत एक्साइटिंग लगती है, लेकिन उसके हाथ में नहीं है सब कुछ। हाँ, वो उसके हाथ में नहीं है। एक्चुअली एक साइकोलॉजी यहाँ काम करती है जिसको रिटेल ट्रेडर नहीं समझता। वो ये है कि ब्रेकआउट होता नहीं है, ब्रेकआउट करवाया जाता है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन टू से, बट यार एक रिटेल ट्रेडर को पता कैसे लगेगा कि आई मीन क्या अपन ये कह रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर के हाथ में कुछ भी नहीं है? अगर वो रिटेल ट्रेडिंग करता है और वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बेसिकली ट्रेड करता है, तो वो
जहाँ पर उसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, सपोर्ट की, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस का यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर वो बाइंग करता है, तो एक एसएल लगा के बाइंग करे, ताकि अगर किसी वजह से कोई स्टॉक नीचे आ जाता है तो एटलीस्ट उसका एक मिनिमम लॉस हो और वो वहाँ से एग्जिट कर जाए। सिंपल भाषा में एक रिटेल ट्रेडर के हाथ में सिर्फ उसकी खुद की ट्रेड है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी खुद की ट्रेड है। अब जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक इस एरिया में हम देखें सर, यहाँ पे अगर देखो कि यहाँ पर कैंडल्स देखिए कैसे बनी है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे कितनी बड़ी कैंडल्स बनी हैं। और अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देखिए प्राइस कैसे नीचे की तरफ गिरता आ रहा है। यहाँ पर अगर बाइंग हुई है तो ये प्राइस गिर क्यों रहा है फिर? ये भी तो सोचने वाली बात है। अगर इतनी मोटी बाइंग हुआ है, गिर क्यों रहा है? वो इसलिए गिर रहा है क्योंकि यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है ताकि एक ट्रेंड लाइन बने। यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाई जा रही है। ट्रेंड लाइन कौन बनाता है? इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन बनाई ना। अब इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा, इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, अब ये वाली कैंडल फिर इंस्टीट्यूशंस ने क्रिएट करी ताकि रेंज ब्रेकआउट कर सके। रेंज ब्रेकआउट हो उसके बाद रिटेन ट्रेडर्स इसको ऊपर ले जाएंगे। अब वो धीरे धीरे करके रिटेन ट्रेडर्स, मान लीजिए इस तरीके से एक चार्ट हमारा है, तो ये ब्रेकआउट होता है, रिटेन ट्रेडर यहाँ पर एंट्री करेगा। फिर उसके बाद एक आता है हमारा जिसको हम कहते हैं रीटेस्टिंग। फिर एक रीटेस्टिंग होगी, फिर ऊपर जाएगा। फिर अब रिटेन ट्रेडर इसको धीरे धीरे करके टारगेट वाइज ट्रेड करता रहेगा, ऊपर ले जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूशंस ने कहाँ खरीदा? उसने यहाँ खरीदा, यहाँ पे। वो यहाँ नहीं खरीदेगा, वो यहाँ खरीदेगा। और अब मान लीजिए उसका टारगेट आ गया कि इंस्टीट्यूशन चाह रहा था कि मैं इस पॉइंट पे इसको सेल करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे उसका टारगेट आ गया, तो अब वो यहाँ से अपनी क्वांटिटी सेल करनी स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे। और हो सकता है इस एरिया पर भी वो एक ब्रेकआउट करा दे ताकि रिटेल ट्रेडर्स एंट्री करें। अब देखिए तो ऑल टाइम हाई का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मोतीलाल ओसवाल का एक एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए ऑल टाइम हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर चार्ट ऊपर गया। लेकिन अब यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस अब यहाँ से हो सकता है कुछ टाइम के लिए निकल जाए, कुछ टाइम के लिए वो अपना पैसा निकालें। हाँ, हो सकता है कुछ टाइम बाद फिर दोबारा एंट्री करें, लेकिन अब वो फिलहाल यहाँ से अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं। ताकि आपको कैंडल्स में भी आपको देख सकते हैं, अगर हम 1 आवर की भी कैंडल यहाँ पर देखें या डेली की कैंडल्स को हम देखें तो आप देख सकते हैं कैंडल्स भी किस तरीके से यहाँ पर देखो, गैप अप खुली मार्केट, फिर गैप डाउन होने जा रही है। अब कैंडल्स भी आप देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी बननी स्टार्ट हो जाएंगी। जो पहले एक छोटी कैंडल्स बनती थी रेड, अब यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखेंगे इनको। ये सेलिंग ही तो है सर, तो इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। तो इसको कैप्चर करना सिर्फ चार्ट को रीड करने से कैप्चर हम कर सकते हैं, बशर्ते हमें चार्ट को समझना आना चाहिए। इसीलिए हम स्टॉक पाठशाला में क्या कहते हैं, बेसिकली क्या हम ये सिखाते हैं कि चार्ट रीडिंग सीखो। आप हर चीज़ के पीछे मत भागो कि सर मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, मुझे दुनिया का हर इंडिकेटर सीखना है। मैं कहता हूँ आप 2 इंडिकेटर सीखो, आप चार्ट को समझना सीखो, आप प्राइस को समझना सीखो कि प्राइस क्या कह रहा है। अगर आप प्राइस को समझना सीख गए तो आप इंस्टीट्यूशंस को भी पकड़ना सीख जाएंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, हम जो पिछला चार्ट देख रहे थे, मेरा एक डाउट था उसमें। जी सर, मैं एक बार हाँ, नॉट दिस वन। हाँ, अब जब कंसोलिडेशन आया था, इसका टाइम फ्रेम थोड़ा जनवरी की बात है, ये जनवरी का शायद 30-31 का कुछ चल रहा था वो टाइम में, डेली वाला ये ऐसा जनवरी में कंसोलिडेशन जब कंसोलिडेट हो रहा है। नहीं, अभी हमने 2 ट्रेंड लाइन बनाए थे ना। अब जैसे जहाँ से ऊपर वाला जो लाइन है, ट्रेंड लाइन है, शुरू होता है। अगर मान लो कि मैंने एक हाई पॉइंट देख लिया, मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, मैंने एक हाई पॉइंट देख लिया, और लेट्स से कि मैंने बेचना शुरू कर दिया, मैंने भी प्रॉफिट बुक कर लिया अपना। अब मेरे को लेट्स से मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ और 10 दिन तक, अब देख रहे हैं हम बैक टेस्टिंग में कि 10 दिन तक वो कंसोलिडेशन फेज में रहा। लेकिन मान लो कि मैं 4थे दिन पे हूँ या 5वें दिन पे हूँ और मैं पोजीशन बना के बैठा हूँ, कंसोलिडेशन फेज के स्टार्ट में एंटर कर गया था मैं, बेचने के बाद दोबारा नीचे पॉइंट से उठा के मैंने फिर से अपनी पोजीशन बना ली थी, मैं दोबारा इसमें बाइंग करना चाह रहा था। अब लेकिन अब इंस्टीट्यूशन ने इसको कंसोलिडेशन में डाल दिया, 10 दिन तक रखा। मैं 5वें दिन पे कैसे एंटिसिपेट करूं कि मैं कुछ दिन और रुकूंगा अगर, तो इंस्टीट्यूशन इसको फिर ऊपर लेके जाएगा। सर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, हमें पहले मैंने बताया हमको बड़े टाइम फ्रेम पर जाके देखना पड़ेगा चीज़ों को। पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम पर समझना पड़ेगा कि चार्ट जाना कहाँ चाहता है। अब मान लीजिए जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है,
और उसके बाद एक बिग कैंडल बनती है। तो अब ये यहाँ पर क्या होगा, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये पकड़ना का जो चार्ट है ये ऊपर जाना चाह रहा है। मान लीजिए इसका नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है, जहाँ पर मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ करी, एक स्विंग आई, अब ये यहाँ पर जाना चाहता है। अब इस पे जाने के लिए अब हम देख सकते हैं करीब 4 वीक्स है हमारे पास, है ना। यहाँ से यहाँ तक के लिए मेरे पास 4 वीक्स है। अब इससे पहले भी यहाँ पे भी देखिए, अगर इसको मैं थोड़ा और करूँ तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बनती है। हर जगह आपको ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं बनती हुई दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 4 हफ्ते हैं। तो 4 हफ्ते में क्या होगा, अब इसको हम डेली में देखते हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स को क्या रहता है ना कि रोज वो बढ़ना चाहिए। अगर मैंने खरीदा तो रोज बढ़े। अब कंसोलिडेशन फेज में कोई चीज़ आ गई मान लीजिए, लेकिन हमें बड़े टाइम फ्रेम पे पता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर हमें पता है कि ये ट्रेन अगर मुंबई से चली, वो दिल्ली की तरफ जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन हमें क्लियर है कि वो दिल्ली जाएगी। अगर हम बीच में बैठे हैं, मान लीजिए वो 1 दिन या 2 दिन राजस्थान के किसी स्टेशन पर रुक जाती है, तो हमें वहाँ से निकलना नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि वो जा दिल्ली रही है, एट द एंड ऑफ द डे उसने दिल्ली ही जाना है। अब मान लीजिए कोई रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एंट्री करता है, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे ट्रेंड लाइन का इस एरिया के पास, तो वो यहाँ पे कहीं एंट्री बनाता है, ठीक है, इस एरिया पे कहीं एंट्री वो बनाता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा कंसोलिडेशन रहा फ्रॉम सितंबर टू मई, यहाँ पूरा कंसोलिडेशन रहा। लेकिन उसको यहाँ पर पेशेंस देना पड़ेगा कि यहाँ पर मुझे पता है अगर मैं मंथली में या वीकली में देखता हूँ तो मेरे चार्ट की डायरेक्शन चेंज है, मेरा स्टॉक ऊपर जाना चाहता है, तो मुझे यहाँ पर वेट करना है। जब एक इंस्टीट्यूशन दोबारा अपना पैसा पंप अप करेगा तो ये चार्ट फिर रिटेल ट्रेडर्स की नज़र में आएगा और फिर ये फिर ऊपर चला जाएगा। ये चीज़ एक रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर ट्रैक करनी पड़ेगी। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगा, जैसे मैंने बोला कि रिटेल ट्रेडर क्या करता है, बुलाता भी है, और इंस्टीट्यूशन रिटेल ट्रेडर्स को बुलाता है, एंट्री करवाता है, ताकि चीज़ें वो चार्ट को ऊपर ले जा सके, प्राइस को और ऊपर ले जा सके, है ना। और वो एग्जिट भी करवाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है। अब यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इतने यहाँ पे खरीदा होगा, यहाँ पे कहीं या यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं, वो यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि उनका एक एसएल होगा जो कि इस स्विंग लो से नीचे होगा। तो यहाँ पर वो एग्जिट कर गए, ऑटोमेटिकली कर जाएंगे या फिर एक साइकोलॉजिकल कर जाएंगे, क्योंकि एक स्टॉप लॉस तो आप लगा के चलेंगे ना, है ना। अब यहाँ पर भी देखो ये सब सपोर्ट ले रहा है, फिर दोबारा सपोर्ट ले रहा है, अब तीसरी बार सपोर्ट ले रहा है, तो लोग सोचेंगे कि अब ये नीचे गिरेगा। 2 बार सपोर्ट ब्रेक हो गई, जिनके यहाँ एसएल थे वो हिट हो गए, अब तीसरी बार ये सपोर्ट ब्रेक हो गई तो नीचे जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस, ये प्राइस इतना ऊपर चला जाता है, उसके बाद देखिए ना सर क्या हुआ, क्यों चला गया, इसी एरिया से तो गया है। जब इसको नीचे जाना था तो क्यों नहीं गया, यहाँ पर ब्रेक भी तो करा इसने सपोर्ट को, तो नीचे क्यों नहीं गया, इसी एरिया से ऊपर गया। और इस एरिया की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैं इस एरिया की अगर मैं आर्ली टाइम फ्रेम पर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये एरिया भी कहीं ना कहीं वैल्यू रखता है जहाँ से इंस्टीट्यूशन इसको उठा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं एरिया को बनाता हूँ इस वाले पे, तो यहाँ पर देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे इसको लेके चलता हूँ। देखो सर यहाँ पे भी ये एरिया एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट काम कर रहा है, यहाँ पर ये सपोर्ट काम कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो ये एरिया की भी तो वैल्यू है कहीं ना कहीं, इस एरिया को समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन का एक प्राइस होता है, वो कहाँ पे खरीदना चाहता है। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूशंस कहीं पर भी खरीद ले, सो एक प्राइस है, एक फिक्स प्राइस है कि भाई मेरे को ये स्टॉक 400 रुपये में खरीदना है, तो 400 रुपये तक लेके आएगा उसको, फिर उसको वहाँ से बाइंग करनी स्टार्ट करेगा। क्योंकि सर एक छोटी सी चीज़ है, मैं मान लो जब हम 1 लाख 2 लाख का एक स्टॉक लेते हैं, हमें 1 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है, 2 रुपये होता है तो हमें डर लगता है, वो तो लाखों करोड़ों में खरीद रहे हैं, तो उनका तो एक एक पैसा मायने रखता है ना। बेसिकली जब हम सोचते हैं तो हमें ये सोच रखनी चाहिए, वी नीड टू लुक एट लार्जर टाइम फ्रेम्स फर्स्ट, मार्केट का या उस स्टॉक का स्पेसिफिकली या सिक्योरिटी का हमें एक जनरल मूवमेंट देखना चाहिए। पहले क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन ने जिस तरह से पहले बिहेव किया है उस स्टॉक में, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसको रिपीट करेगा, और आगे चल के वैसा कोई ट्रेंड बनता है तो बेसिकली यू प्रॉब्ली हैव टू वेट, कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा, अपने स्टॉप लॉस को शायद थोड़ी दूर रखना पड़ेगा ताकि हिट होकर आप एग्जिट ना हो, पेशेंस रखनी पड़ेगी, मैनुअल एग्जिट भी नहीं करना है। अगर उस जगह उस स्टॉक में पोजीशन बनाई है तो वो पेशेंस भी लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन अपने फ़ायदे के लिए उस स्टॉक को कभी ना कभी तो ऊपर लेके जाएगा ही, और वो ज़्यादा देर खुद के लिए भी इंतज़ार नहीं करेगा, वो इंतज़ार करेगा एक लोएस्ट प्राइस पॉइंट पे पहुंचने का, मोर और लेस।
बिल्कुल 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 सर। यार ये माइंडसेट सच में पेशेंस डिमांड करता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उनके पॉकेट्स में इतना पैसा है कि वो तो आराम से पेशेंट हो सकते हैं। उनको पता है कि कब हिलाना है, किस तरफ लेके जाना है। अगर उस तरह की सोच अगर एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के जहन में आ जाए तो यार उसकी मार्केट में जो पोजीशन है डेफिनेटली इंप्रूव हो सकती है। बिल्कुल सर, थोड़ा सा हमको चार्ट्स को समझ के साइकोलॉजी को अपना थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर हमारी साइकोलॉजी अच्छी हो गई, हम चार्ट्स को समझना सीख गए, तो हम हर एक किसी भी पैटर्न को हम समझ के उसको उसके साथ बिहेव कर सकते हैं, उसके साथ हम अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है पूरे एक सिनेरियो की, जो कि हमारी आती है चार्ट्स एंड साइकोलॉजी। इसी पे पूरी स्टॉक मार्केट चल रही है, चार्ट्स एंड साइकोलॉजी। एक्चुअली वेरी वेल सेड कुलविंदर, एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। ये मेरे को टेक्निकल तो लगा ही, लेकिन एक साइकोलॉजी लेवल का भी सेशन लगा, वेरन चाहे आप स्विंग करो, मेरे ख्याल से बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो ये ज़्यादा फायदेमंद है। छोटा इंट्राडे या स्कैल्पिंग वगैरह चीज़ें इसमें नहीं हो सकती ऑब्वियसली, बट पोजिशनल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या स्विंग की पोजीशन अच्छी बन सकती है इसमें। इंट्राडे में भी इसमें हम कर सकते हैं, मैं भी जनरली इंट्राडे भी इसमें करता हूँ, बट आपको वो मोमेंटम कैप्चर करना आना चाहिए। वो जो मोमेंटम सुबह बन रहा है, जो सुबह, अब आपको एक मैं चार्ट और लास्ट में एक दिखाना चाहता हूँ। अभी जेके पेपर का सर ये चार्ट है, तो इस दिन आप देखेंगे, अगर मैं इसको डेली में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ, आप मोमेंटम देखिए सर, इसको 19% के अराउंड का मोमेंटम एक दिन में, 19% का सिंगल डे में। हाँ, पर अगर देखो, अगर ये ऑपरेटर या इंस्टीट्यूशनल का गेम है इस स्टॉक में, तो ये सब तो होगा ही। फिर ऐसे कोई एकदम से न्यूज़ तो आई नहीं कि कुछ अच्छा होने वाला है, और कितनी भी अच्छी न्यूज़ आ जाए पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो कोई स्टॉक नहीं दे सकता इंट्राडे में। वेरी वेरी फ्यू चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग। न्यूज़ तो तब आती है एक्चुअली मार्केट में जब काम सारा कंप्लीट हो जाता है, एक इंस्टीट्यूशन आ जाता है, हो चुका होता है, तब पता चलता है कि अच्छा। कई बार सर ऐसा हुआ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कि मैंने कोई स्टॉक को बाई किया और एक XYZ एक स्टॉक था भी, मैंने बाई किया। अब मुझे पता चला कि 10 दिन बाद उसमें ये न्यूज़ आई कि वो स्टॉक क्या कर रहा है, कि वो बोनस शेयर्स दे रहा है, तो वो स्टॉक उसके बाद भागना, तो तुम बैठे रहे होगे। सर मेरा तो लॉन्ग टर्म टारगेट है अभी बहुत बड़ा, तो मैं तो बहुत पहले ही आ गया था, पर वो न्यूज़ तो 10 दिन बाद आई। क्या बात है, क्या बात है। मतलब जो लाइन बोलते हैं हम कि न्यूज़ बेबाद में आती है, मार्केट में सब हो चुका होता है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है। बिल्कुल सर, बहुत बार हुआ एक्सपीरियंस है पर्सनल। ये जो स्टॉक पाठशाला को ज्वाइन करते हैं, जो देख रहे हैं स्टॉक पाठशाला को, तो इस तरीके से हम चीज़ों को सिखाते हैं। अभी तो ये बिल्कुल आपको मैंने बहुत बेसिक आउटपुट दिया है, बेसिक चीज़ें दी हैं। आप डीप में अगर इसको सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ज़रूर एक बार क्लास अटेंड करके देखिए, आपको ज़रूर मज़ा आएगा और ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा शायद, जो एक पॉइंट आपकी हो सकता है कि एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो जाए। ओके।